जेकेएसएसबी के वील जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू वाली जो सीरीज हम स्टार्ट कर चुके थे उसे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। 20 क्वेश्चंस आपके सामने रहते हैं। 20 क्वेश्चन का पैटर्न डिजाइन इस तरह से रहता है जैसे आपके सिलेबस में दिया गया है। 20 टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन करे गए हैं जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन के। हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो पुरानी वाली जितनी भी वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो, जेकेएसएसबी एग्जाम क्वेश्चन के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पर जाके वीडियोस देख सकते हो। लगभग 500 की क्वेश्चन शायद आज कंप्लीट हो जाएंगे आज की इस वीडियो के बाद। तो पुराने से भी रिवाइज करना इंपॉर्टेंट बन जाता है। हालांकि आपसे मैं ऐसा काम करने वाला हूँ कि जो भी मैं आपको कवर करवाता जाऊंगा, जितने भी क्वेश्चन करवाता जाऊंगा, इन सभी के पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करता जाऊंगा सो दैट आपको रिविजन करने में इजी बन जाए। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है। टॉपिक वाइज लेकर चलूंगा। नेम द पर्सनैलिटी हु हैज बीन रिसेंटली, यानी कि जुलाई 2023 की बात करी जा रही है, अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड का हाल ही में किन्हें चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया, आपसे वो पूछा जा रहा है। ये जुलाई 2023 के हिसाब से बोला जा रहा है। एग्जाम में अगर अगले साल जाके होता है एक बार चेक कर लेना, इसको नाम क्या पता चेंज हो गया हो। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे कोल इंडिया लिमिटेड की। तो फाउंडेशन कब हुई थी? 1975 में हुई थी। अब कोल है, कोल से ही याद रखना हेडक्वार्टर कहाँ है, कोल से कोलकाता बना देना, तो हेडक्वार्टर कोलकाता में है। लेकिन आपसे ये पूछा गया कि अभी हाल ही में इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन अपॉइंट करे गए हैं, तो पीएम प्रसाद आपको ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए इस तरह से कि किसके बाद ये बने हैं, इनसे पहले कौन था या फिर किसको सक्सीड करा इन्हें, तो वो भी आपको नाम याद रखना है। ऑप्शन में कहीं देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन प्रमोद अग्रवाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब पहले प्रमोद अग्रवाल थे अभी तक, जब ये आए तो इन्होंने उनको रिप्लेस करा है। तो पहले क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है वो सारा क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूं। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज शेयर द इंडियन कोस्ट लाइन। कितनी स्टेट और कितनी यूटी ऐसी जो इंडिया के कोस्ट लाइन को शेयर, यानी कि कोस्ट लाइन के आसपास आ जाती है, आप ऐसा कह सकते हो ना, जिसके आसपास आप कह सकते हो समुद्री इलाका है, उस एरियाज की बात करी जा रही है। तो 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। हम सीक्वेंस में चलते हैं। अगर मैं आपको साइड में मैप भी दिखा पाऊं तो आप वहां पे जरूर देख रहे होंगे अगर आप ध्यान दोगे। तो सीक्वेंस में अगर मैं चलूं तो आपको गुजरात देखने को मिल रहा होगा। गुजरात कोस्ट लाइन शेयर करता है, उसके बाद समुद्र का एरिया जाता है। फिर नीचे हो गए महाराष्ट्र भी देखने को मिलेगा, 2 हो गए। उसके और नीचे हो गए गोवा देखने को मिलेगा, 3 हो गए। फिर और नीचे कर्नाटका, केरला, 5 हो गए। अब थोड़ा ऐसे यू टर्न भी करेंगे। तमिलनाडु आपको देखने को मिल रहा है, आंध्र प्रदेश, ऊपर ऊपर जा रहे हैं, आंध्र प्रदेश देखने को मिल रहा है आपको, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल देखने को मिल रहा है। तो 9 स्टेट ऐसी होगी जो कोस्ट लाइन शेयर करती हैं। तो 9 स्टेट आपको कहां पर देखने को मिल रहा है? एक ही ऑप्शन में देखने को मिल रहा था, वहीं से कहानी खत्म हो गई थी। हालांकि हम पूरा क्वेश्चन कवर कर लेते। 4 यूटी कौन सी है? सिंपल है, देखो। अगर मैं बेसिक बात करूं, जम्मू कश्मीर की, लद्दाख की, दिल्ली, चंडीगढ़, ये 4 यूटी कौन सी आ गई जो कोस्ट लाइन शेयर नहीं करती, जो ऐसे बीच में आ रही है ना। तो बाकी 4 बची कोस्ट लाइन शेयर कर लेंगे। तो कौन सी बची? अगर मैं इस तरफ देखो, दमन, दादर नागर हवेली, दमन दीव मर्ज हो गया तो हम बोलेंगे वो भी कोस्ट लाइन शेयर करता है। एक वो हो गया। लक्षद्वीप, पुडुचेरी, 3 हो गए। अंडमान निकोबार आइलैंड, 4 हो गए। तो 4 यूटी हैं जो कोस्ट लाइन समुद्री इलाका शेयर करती हैं, और 9 स्टेट ऐसी हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते, थर्ड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आ रहा होगा, एक बार वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने स्क्रीन में है। यहाँ पर कहा गया है, मॉनसून कम्स इन इंडिया बाय 2 ब्रांचेस। मॉनसून जो वो इंडिया में 2 ब्रांचेस से आता है। नेम ऑफ वन ब्रांच इज अरेबियन सी ब्रांच। एक ब्रांच का नाम है अरेबियन सी ब्रांच। एंड द नेम ऑफ अदर ब्रांचेस, तो दूसरी ब्रांच का नाम क्या हो आपसे वो पूछा जा रहा है। ऑप्शन में आपको इंडियन ओशन ब्रांच दिया हुआ है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच दिया हुआ है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस लिखा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स दिया हुआ है। तो देखो, अगर हम मानसून की इंडिया की बात करें, 2 ब्रांचेस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक जो आपको ऑप्शन क्वेश्चन में दिया हुआ अरेबियन सी ब्रांच, और दूसरा है बे ऑफ बंगाल ब्रांच, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें जैसे अरेबियन सी ब्रांच की बात करेंगे, ये मेनली इसके आगे 3 ब्रांचेस और बन जाती हैं। एक जब आते तो जो वेस्टर्न घाट्स हैं उसे ये डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, पैसे कह सकते हो, उसे रुकावट मिलती है, एक वो वाली आ गई। दूसरी जो आप बोलते हो नर्मदा तापी की जो रिफ्ट वैली है, वहां से एंट्री कर जाता है, वो हो गया। एक जो अरावली के जो पैरेलल में चलता है। तो इस तरह से 3 तरह की इसकी ब्रांचेस रहती हैं आगे फर्दर। हालांकि आपसे एग्जाम में वो भी पूछ सकते हो, तो अरेबियन सी फर्दर 3 ब्रांचेस में बंटा हुआ है।
और दूसरी तरफ अगर हम बात करें बे ऑफ बंगाल ब्रांच की, जो इस तरफ से आएगी, मतलब तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच की बात करेंगे, हल्का सी डिफ्लेक्शन म्यांमार वाली साइड से मिल जाता है, तो उसको छोड़ दो। मेजर क्या है, जैसे बंगाल में एंट्री करती है जो गंगेटिक प्लेन में आ जाती है वो वाली, और दूसरी नॉर्थ ईस्टर्न साइड में आ जाती है। 2 ब्रांचेस में है बे ऑफ बंगाल वाला, 3 ब्रांचेस में है अरेबियन सी वाला, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो फिलहाल क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, पुराने सारे वीडियोस रिवाइज नहीं करिए, वो भी रिवाइज कर लेना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन आपके लिए रहते हैं, तो बनता है वीडियो को शेयर करना। और टारगेट 2000 लाइक्स का रख के चल रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ वीडियो को लाइक करोगे और टारगेट अचीव करवाने में हेल्प करोगे। और ये वाली वीडियो भी वो जो प्लेलिस्ट है ना जेके एसएसबी एग्जाम क्वेश्चन वाली, वहां पर ऐड हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है द माउंटेन पास नथुला इज लोकेटेड इन। एक माउंटेन पास है जिसका नाम है नथुला, ये कहाँ पर आता है, उसकी लोकेशन आपसे पूछी गई है। क्या ये अरुणाचल प्रदेश में आ रहा है, क्या ये हिमाचल प्रदेश में आ रहा है, या फिर सिक्किम में, या फिर जम्मू कश्मीर में? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा वही आपको बताना था। तो देखो, अगर नथुला की बात करें गंगटोक वाले एरिया में, यानी कि सिक्किम की बात करेंगे, सिक्किम में आ जाता है। ऑप्शन के हिसाब से सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नथुला का अगर आपसे एग्जाम में मतलब पूछे नथुला नाम ही क्यों है, नथु का जो नाम होता है वो होता है लिसनिंग ईयर्स, और ला का मतलब होता है पास, तो तिब्बत वर्ड वहां से लेके बनाया गया, तो इसका मीनिंग भी पता होना चाहिए। और ये एक ऐसा ट्रेडिंग स्टेशन है जो जैसे इंडो चाइना के बीच में आता है ना, एक ये वाला भी वो उसकी तरह काम करता है, और ओल्ड सिल्क रूट भी यही बनाता था, वैसे कह सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सिक्किम वाला करेक्ट आंसर होगा। फिलहाल इतना याद रखो, वो भी इनफ रहने वाला है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है which one of the following states has the highest proportion of urban population in India according to 2011 census? कौन सी इंडियन स्टेट ऐसी जहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन ज्यादा है, शहरी लोग जहां पे ज्यादा रहते हैं? आपसे सिंपली वो पूछा गया है, 2011 के सेंसस के हिसाब से आपको बताना है। तो अगर हम ऑप्शंस की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में आपको तमिलनाडु देखने को मिल रहा है, बी में केरला देखने को मिल रहा है, सी में महाराष्ट्र है, और डी में गोवा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बात करी जा रही 2011 के सेंसस के हिसाब से। अब सबसे पहले देखिए, महाराष्ट्र की बात करेंगे 2011 के सेंसस के हिसाब से जो पॉपुलेशन थी, अर्बन पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, वो थी 50.8 मिलियन, मतलब 50 मिलियन से थोड़े से ज्यादा पॉपुलेशन थी इसकी। तो सबसे ज्यादा इंडिया में इसी की पॉपुलेशन थी, पूरे इंडिया का 13.4% पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन महाराष्ट्र में ही आ रही थी। तो इसके हिसाब से हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर पे यूपी आ रहा था, वहां पे 44 पॉइंट या 45 के आसपास आप बोल सकते हो, इतने मिलियन की अर्बन पॉपुलेशन थी। फिर लास्ट में तमिलनाडु आ रहा था 34-35 के आसपास, वहां पे मिलियन के आसपास अर्बन पॉपुलेशन वहां पे रह रही थी। फिर सबसे ज्यादा कहां पे थी? महाराष्ट्र में, उसके बाद यूपी में 2011 के हिसाब से है। अभी लेटेस्ट डाटा हम शेयर नहीं कर रहे क्योंकि एग्जाम में 2000 सेंसस से क्वेश्चन आएगा 2011 से ही आने वाला है। तो ये महाराष्ट्र ऑप्शन नंबर सी वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है, और ये वो क्वेश्चन है जो इस बार अभी लेटेस्ट जो 1 महीना पहले एग्जाम हुए जेकेएसएसबी के, वहां पर पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कहा गया, ये में जो सितंबर के मंथ में जो एग्जाम हुए थे जेकेएसएसबी उसमें आया हुआ था, विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स, जूनियर असिस्टेंट के पेपर की बात कर रहा हूँ, विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इवेंचुअली मीटिंग द अरेबियन सी? कौन सी नदी ऑप्शन में से ऐसी है जो ईस्ट से वेस्ट फ्लो कर रही है? क्योंकि जनरली है क्या, जो नदियां फ्लो कर रही है इंडिया में, अगर हम जैसे इंडस रिवर सिस्टम की बात करें, इंडस रिवर सिस्टम को छोड़ के बाकी सभी नदियां तकरीबन वहीं जा रही हैं, अरेबिया बे ऑफ बंगाल वाली साइड जा रही है। तो ये अरेबियन सी की तरफ जा रही है। कौन सी नदी आपसे वो पूछ जा रहा है? नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। देखो, नर्मदा नदी हो या तापी, ताप्ती लिखा होता है कई बार वहां पर, ये दोनों ही नदियां मध्य प्रदेश से ओरिजिन इनका निकलता है, और दोनों ही नदियां थोड़े उल्टा फ्लो करती हैं। ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती हैं और फाइनली जाके अरेबियन सी में मिल जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर आपको ए में नर्मदा देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ताप्ती होता तो वो भी करेक्ट आंसर हो जाता है ना। तो नर्मदा की बात करेंगे, इसे लाइफलाइन भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश और गुजरात की लाइफलाइन कहा जाता है इसे, और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी फ्लोइंग रिवर भी नर्मदा ही है। तो इतना भी आपको पता होना चाहिए, चाहे नर्मदा हो चाहे ताप्ती हो, दोनों नदियां कैसे फ्लो करती हैं? ईस्ट से वेस्ट, मतलब जाके तो ये बे अरेबियन सी में जाके गिर जाती हैं। बाकी सभी बे ऑफ बंगाल में गिर रही थी, ये अरेबियन सी साइड में जाके गिरती हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बताना चाहूंगा, हमारे एप्लीकेशन पर एक कोर्स भी चल रहा है जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू वाला, टेस्ट सीरीज भी है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अगर आप कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो वो भी आपको कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा,
वहां पर जाके वो कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। जब आप कोर्स ओपन करोगे तो वहां पर भी कुछ वीडियोस और ऐड होनी है, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, बाकी वीडियोस भी ऐड होती जाएंगी वहां पर। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, टेस्ट सीरीज का भी कोर्स का भी, आप दोनों ही जाके ज्वाइन कर सकते हो। अभी वहाँ पे ऑलरेडी डिस्काउंट वगैरह भी चल रहा है। और अगर नहीं ज्वाइन करना चाहते हो, हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, स्पेशली VLW को लेकर भी बनी है, वहां पर जाकर आप वो वीडियोस भी देख सकते हो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में पूछा जा रहा है, व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज, सिंपल से डेफिनेशन, आप ऐसे तो डेफिनेशन आपसे पूछी गई है, when the price of commodities, goods and services start declining consistently, the phenomena is known as, जब प्राइसेस वगैरह कम होना स्टार्ट हो जाते हैं, कंटिन्यूसली ऐसा चल रहा होता है, तब इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सिंपल लैंग्वेज में वो पूछा गया है। डिस्काउंट फील्ड, डिफ्लेशन, नेगेटिव ग्रोथ या मार्केट कैपिटलिज्म। तो इसे डिफ्लेशन कहा जाता है, आप जनरल न्यूज वगैरह में सुनते भी होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है, यहाँ पर कहा गया मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मैच करना है। लिस्ट 1 में आपको इंस्ट्रूमेंट्स के नाम दिए हुए हैं और लिस्ट 2 में प्लेयर्स के नाम दिए हुए हैं। तो आपको मैच करना है कि सितार को जो है वो उसको कौन प्ले किया करते थे, इस तरह से करके। देखो एक बड़ा फेमस नाम है पंडित रविशंकर, आप अगर आप सुनते हो तो सितार से कनेक्टेड है, इसका मतलब ए की कोडिंग जो 1 हो जाएगी। तो ये ऑप्शन नंबर ए और बी में ही देखने को मिल रहा है। इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो या तो ऑप्शन नंबर ए में रहने वाला है या बी में रहने वाला है, क्योंकि सी और डी में सितार का प्लेयर किसे बताया गया, हरिप्रसाद चौरसिया को, जो कि गलत हो जाएगा। तो इतने तो हमें हिंट मिल गई। और अगर दूसरी तरफ जाएं, जो बी कोडिंग है मतलब तबला, तबला का आंसर दोनों ही जगह सेकंड नंबर दिया हुआ, मतलब उस्ताद शफत अहमद खान दिया हुआ। इसका मतलब वो भी हमारी कंफ्यूजन क्लियर होगी, उसने ऑलरेडी क्लियर करा हुआ है। अब फ्लूट की बात करेंगे। फ्लूट के जो प्लेयर है, ऑप्शन जो कोड सी दी गई है, उसका जो करेक्ट आंसर है वो हरिप्रसाद चौरसिया हो जाएगा। यानी कि जो सी है उसकी कोडिंग 4 होनी चाहिए। तो सी की कोडिंग 4 आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रही है, तो वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा और आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा। ये डेली के 2020 MCQ के 500 के करीब हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन ये नहीं बनता कि मैंने कितना करवाया है, क्वेश्चन ये बनता कि आपको कितने याद हैं। क्या आपको थर्ड डे के 20 के 20 क्वेश्चन आज भी आते हैं? एक बार जाके चेक कर लो। सिर्फ मेरे कराने से कुछ नहीं होगा, आपको कितना याद है वो ज्यादा मैटर करता है। जब मैं आपको करवाता जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता था कि आपको वो याद है, वो बड़ा मैटर करता है। इसीलिए रिविजन मस्ट है आपके लिए। सिर्फ थ्योरी से कुछ नहीं होता। मैं आपको जो पढ़ाता तब भी कहता थ्योरी से कुछ नहीं होगा, MCQ और मॉक टेस्ट भी बड़े इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है, और ये भी इस बार फिर से 2023 में जो एग्जाम हुए JKSSB जूनियर असिस्टेंट का, वहां पर पूछा गया क्वेश्चन है। सितंबर के मंथ में जो एग्जाम हुए थे। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपको इसे एक ऑर्डर में अरेंज करना। ऑर्डर कैसा है, ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, मतलब पहले वो इवेंट बताने जो सबसे पुराना था और फिर नए की तरफ बढ़ते जाना है। 4 तरह के इवेंट आपको दिए गए हैं, स्वदेशी मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट की बात करें, जब पार्टीशन बंगाल का चल रहा था उस टाइम पे स्वदेशी मूवमेंट आ गया था 1905 में, तो 1905 ईयर आपको पता लग गया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात करेंगे, वो तो 1920 में आया था, असहयोग आंदोलन, जिसके बाद चोरी चोरी इंसिडेंट हुआ था 22 में, फिर से वापस गांधी जी विड्रॉ कर दिया था। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 हो गया है ना। तो उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करें तो 1942 में आया था भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये तो बड़ा लेट हो गया। और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जब साल्ट सत्याग्रह चलाया था उस टाइम पे 1930 में आया था। सबसे पुराना कौन सा है, स्वदेशी मूवमेंट। सबसे पहले आंसर हमारा ए से स्टार्ट होना चाहिए, तो ए से या तो ऑप्शन नंबर ए में स्टार्ट हो रहा है तो ऑप्शन नंबर डी में स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद सीक्वेंस बिल्कुल सही है, इसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आया था, फिर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट आया था, तो ए बी और डी वाली सीक्वेंस होनी चाहिए, और लास्ट में क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ए बी डी सी जो सीक्वेंस है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, और ऐसा आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करो आपको समझ आ रहा होगा। बाकी इंडियन हिस्ट्री की प्लेलिस्ट बनी है, वहां पर जाके और डिटेल में पढ़ना चाहते हो डिटेल में भी पढ़ सकते हो। पूरी प्लेलिस्ट बनी है इंडियन हिस्ट्री की, आप आराम से मजे से टाइम निकाल के उसे समझ सकते हो, याद कर सकते हो। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में यहाँ पर कहा गया है, अंडर विच आर्टिकल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो इंडिया के प्रेसिडेंट ने इम्पीचमेंट को प्रोसेस से हटाया जा सकता है। 4 ऑप्शन दिए गए, आर्टिकल नंबर 79, आर्टिकल नंबर 76, 57 या 61।
सबसे बात करते हैं आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 तो बताता है हमारे पार्लियामेंट का कंस्टिट्यूशन कैसा होगा, मतलब पार्लियामेंट किस तरह से बनेंगे, उसमें प्रेसिडेंट होंगे, 2 हाउसेस रहने वाले, लोकसभा राज्यसभा, वो सब बताता है आर्टिकल 79। तो वो तो होने नहीं वाला। फिर आर्टिकल 76, आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बताता है, तो वो भी होने नहीं वाला। आर्टिकल 57 ये री इलेक्शन के बारे में बताता है प्रेसिडेंट के, तो वो भी होने नहीं वाला। बच्चा आर्टिकल 61 वही करेक्ट आंसर हो जाएगा जो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का प्रोसेस हमें डिफाइन करता है। इसमें कहा जाता है कि जो कोई भी हाउस इसे इनिशिएट कर सकते, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, लेकिन 14 डेज का पहले टाइम देना पड़ता है, फिर वहाँ के 1/4 मेंबर साइन करेंगे और साइन होना चाहिए उनको, फिर बाद में फाइनली 2/3 मेंबर्स पूरे जो पार्लियामेंट है उनके वहाँ पे पास होना चाहिए, इस तरह से करके तब भी आप इम्पीचमेंट का प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हो। तो फिलहाल आर्टिकल 61 ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल रहा है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में जो चल रहा है यहाँ पर कहा गया निसार सैटेलाइट जो है, द निसार सैटेलाइट इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। नाम से पता लग जाएगा। एन से है नासा, आई से है इसरो। नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार इसकी फुल फॉर्म आ जाती है। इसका मतलब नासा और इसरो मिलकर से डेवलप कर रहे थे, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसा कहा अक्टूबर 2024 में से लॉन्च करना, और कहा जा रहा है कि सबसे महंगी अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट कोई होने जा रही है, तो ये निसार ही होने जा रही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम चलते हैं, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर कहा जा रहा है इको मार्क इज गिवन टू द इंडियन प्रोडक्ट्स दैट आर। इको मार्क उन इंडियन प्रोडक्ट्स को दिया जाता है जो कि क्या होते हैं। ऑप्शन नंबर ए में कहा गया प्योर एंड अनअडल्ट्रेटेड होते हैं। बी में कहा गया रिच इन प्रोटीन। सी में कहा गया इन्वायरमेंट फ्रेंडली। डी में कहा गया इकोनॉमिकली वाइबल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो, इको मार्क उन प्रोडक्ट्स को दिया जाता है जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, यानी कि इकोसिस्टम पे ज्यादा इफेक्ट ना डालें। ऑप्शन नंबर सी, इन्वायरमेंट पे ज्यादा इफेक्ट ना डालें। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये प्रोसेस आज 1991 में स्टार्ट हो गया था। और सर्टिफाइड कौन करता है कि कोई भी जो प्रोडक्ट है वो इको मार्क है या नहीं है। ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स इसे सर्टिफाइड करके देता है। तो फिलहाल जो हमारा क्वेश्चन है उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, आप वीडियो को शेयर भी करोगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पर कहा जा रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मींस। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट का मतलब क्या होता है। ऑप्शन आपके सामने कई सारे हैं, बट करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कैपिटल एसेट जिसे आप 36 मंथ ज्यादा होल्ड करके रखते हो। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेसिक सी फुल फॉर्म आपसे यहाँ पे पूछी गई थी। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। यहाँ पर कहा जा रहा है विच हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स carved Kashmir out as a separate सूबा, imperial top level province in his dynasty with the power seated श्रीनगर। देखो, कौन से मुगल एम्परर ऐसे थे जिन्होंने एक अलग से सूबा बनाया था कश्मीर को, इस तरह से पूछा जा रहा है। क्योंकि इससे पहले क्या था, मुगल एम्पायर की जब हम बात करेंगे, ये जब कंट्रोल में आया था सही तरीके से, अगर मुगल्स की बात करेंगे, अकबर का टाइम पीरियड था, तो अकबर ने लेकिन क्या करा था, अकबर ने कश्मीर को एक अलग से सूबा नहीं बनाया था। ऑलरेडी जो उसका काबुल वाला सूबा था उसमें इसे ऐड कर दिया था 1586 में। लेकिन जब शाहजहां की बारी, तो शाहजहां ने कश्मीर को एक अलग से सूबा बनाया था और पावर जो सिटिंग है वो श्रीनगर में सेट कर, जैसे आप बोलते ना कि कैपिटल कहां पर है, वैसे जो है वो श्रीनगर को बनाया था। तो अलग से सूबा किसने बनाया था, शाहजहां ने बनाया था। तो ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर कहा जा रहा है विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इज द लीस्ट डेवलप्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में कौन सा सेक्टर इसकी डेवलपमेंट सबसे कम हुई है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन या हेल्थ केयर। तो फिलहाल ये इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते थे, लेकिन आज के टाइम पे वो भी डेवलप हो रहा है। आने वाले टाइम पर इसका आंसर चेंज होने देगा, आपको देखने को मिलेगा, बट फिलहाल इंफ्रास्ट्रक्चर कर देना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, लेकिन अभी जिस हिसाब से आप देख रहे हो कितने सारे प्रोजेक्ट वगैरह चल रहे हैं, कि पे काम पे हो चुका है, तो आने वाले टाइम पे आंसर चेंज होने वाला है इसका। फिलहाल आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है, ये भी इस बार एग्जाम में आया हुआ था। अगर आपको पढ़ा नहीं जा रहा मैं बोल के बताऊंगा। समर सीजन इन कश्मीर एंड लद्दाख वैली इज नाउन एज। समर सीजन का लोकल नेम क्या, आपसे सिंपली वो पूछा जा रहा है। तो देखो, ग्रीष्म ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल, रतकाल बोलो ग्रीष्म बोलो वो करेक्ट आंसर। समर सीजन का लोकल नेम ये होता है, जनरली सभी को पता ही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। जैसे ऑप्शन नंबर डी में हरुड़ है वो तो ऑटम को कहते हैं, है ना, शिशु ठंड वाले को कहते हैं। उसी तरह से जैसे ऑटम आ जाता है, या एक जैसे सोंथ स्प्रिंग वाले सीजन को बोल देता है। इस तरह से सभी सीजन के नाम आपको पता होने चाहिए। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल रहा है, ग्रीष्म, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, ये भी इस बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 2023 के जो सितंबर में एग्जाम हुए थे। यहाँ पर पूछा गया था, द्राज ब्रिज इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। द्राज ब्रिज जम्मू कश्मीर की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, आपसे ये पूछा गया था। ए में है बांदीपोरा या कोटरांका, राजौरी या कठुआ। तो ये जो द्राज ब्रिज आपको देखने को मिल रहा है, ये राजौरी डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका इनॉग्रेशन जब जम्मू कश्मीर यूटी बन गई थी, उसके बाद जब जिस मुर्मू यहाँ पे एलजी थे, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन करता है इस ब्रिज का। और ये जो ब्रिज है 72 मीटर इसकी लेंथ रहती है। और इसकी खास बात क्यों एग्जाम में क्यों क्वेश्चन आया हुआ, क्योंकि एक तो हाल में इसका इनॉग्रेशन करा गया था, दूसरा प्रोजेक्ट संपर्क के जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोजेक्ट चलता है, प्रोजेक्ट संपर्क, उसके अंडर इस ब्रिज को डेवलप करा गया, जो आर्मी के लिए, सिविल्स, लोकल से सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो फिलहाल ये द्राज ब्रिज राजौरी में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ये आपके लिए इनफ रहने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया, विच टूरिस्ट डेस्टिनेशन अमंग द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन रंसू विलेज ऑफ रियासी। पोनी ब्लॉक का एक विलेज आता है रंसू विलेज, जो कि रियासी में आता है। वहां पर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वो कौन सी है? तो शिव खोड़ी है, बड़ा फेमस है रियासी का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है, बिफोर द ये भी जेकेएसएसबी के एग्जाम में आया हुआ ही क्वेश्चन है, फाइनेंशियल एग्जाम में क्वेश्चन आया था। बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, which of the following articles used to empower the legislature of Jammu Kashmir to define the permanent residence or the state? जब J&K जो एक्ट आया था रीऑर्गेनाइजेशन वाला, इसकी इंप्लीमेंटेशन से पहले कौन सा आर्टिकल था जो डिफाइन करता था कि ये परमानेंट रेजिडेंट है स्टेट के? तो इसके जनरली मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने आंसर 370 करा था, लेकिन वो गलत हो गया था, क्योंकि जो 370 आर्टिकल था वो स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता था जम्मू कश्मीर को। वहां के जो रेजिडेंट्स हैं उनकी जो 35 ए था, तो 370 का अंदर ही आता था, ऐसे कह सकते हो आप। 35 ए यहाँ पर करेक्ट आंसर आना था, जो स्पेशल राइट्स प्रिविलेजेस देते थे यहाँ के सिटीजन्स को, ड्यूल सिटीजनशिप इस तरह से करके। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होना था। यहाँ कोई सिटीजन्स की बात, रेजिडेंट्स की बात करी जा रही है, तो ऑप्शन नंबर सी 35 का करेक्ट आंसर हो जाना था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है। यहाँ पर पूछा गया था आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स हैज द पर्पस ऑफ ए गार्बेज फ्री सिटी। इनमें से कौन सी स्कीम ऐसी जिसका पर्पस था गार्बेज फ्री सिटी बनानी है? तो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, क्योंकि सिटी है तो सिंपल सी बात है अर्बन फेज में जाना पड़ेगा। अब अर्बन फेज 1 था, फेज 2 तो फेज 2 में था गार्बेज फ्री सिटी बनाना है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे आज के, वो हमने कवर कर लिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आप वीडियो को शेयर करोगे, इस तरह की और भी वीडियोस आती जाएंगी। टारगेट 2000 लाइक्स का था, आपने वीडियो को लाइक करना है, टारगेट अचीव करवाने में हेल्प करनी है। थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।